यूएस आर्मी ने एक वीडियो रखी और बताया कि यमन के एरिया में ऑब्जेक्ट जा रहा है बड़ी तेजी से। जब ये उस पे मिसाइल अटैक करते हैं, वो वीडियो है कि मिसाइल आई, उसको हिट की, वो इतना एक फुटबॉल के साइज का है वो। आप इमेजिन करो, यूएस की मिसाइल एक ऑब्जेक्ट को हिट करती है और वो मिसाइल ड्रॉप हो जाती है नीचे, उसको कुछ नहीं। अंटार्कटिका में भी अभी कुछ पिरामिड्स की न्यूज़ वायरल हुई थी। अंटार्कटिका अर्थ का सबसे ज्यादा फ्रोजन एरिया, वहाँ एवरेज टेम्परेचर ही -45 डिग्रीज रहता है, -45। तो ह्यूमन लाइफ वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि पनपे बढ़े। किसी सैटेलाइट ने फोटो ली ऊपर से रैंडम, तो उनको ना एक एक पिरामिड दिखा, और उसकी जो शेप है ना, वो एग्जैक्टली ऐसा है जैसे किसी ने बनाया हो। पिरामिड्स कैसे हैं? एकदम फ्लैट, स्ट्रेट और चारों तरफ से इक्वल। बहुत उस पर भी रिसर्च चल रहा है, बहुत डिबेट हुई, क्योंकि वो फिर बहुत सवाल खड़े कर देता है कि यार, ये इतनी बर्फ में किसने जाके बनाया? जहां लाइफ पनप नहीं सकती, वहां पे ये बन कैसे गए? कुछ टाइम पहले मैंने आपकी एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी अंजनेरी पर्वत के बारे में। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आ गया, बिकॉज वो चढ़ाई बहुत टफ, उसे गर्मी, जब आप थक गए हो और आपको गर्मी लग रही है और तालाब दिख जाए, पहली चीज क्या करते हैं? कूदते हो उसमें। तो मैं गया, नहाया, बहुत मजा आया। तो एक लोकल बच्चा था, किसी आदमी को बता रहा था कि ये ना हनुमान जी का पैर है। मैंने एक से पूछा, क्या बोल रहे हैं? बोलते नहीं, वो ये ना जहाँ जो तालाब है ना, ये हनुमान जी के पैर से बना है। मेरे दिमाग में पहला ये आया कि you know, बोल देते हैं लोग कुछ भी। तो जब मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, एक स्पॉट आया कि आप देखते हो ना क्यूरियोसिटी से कि कितनी हाइट पे हूँ मैं। मैंने पलट के देखा और मैं वहाँ फ्रीज हो। नीचे जो तालाब था ना सर, उसकी एक्चुअल जो शेप है ना, वो पैर के जैसे है। फर्क इतना है कि हमारा पैर इतना होता है, वो तालाब है मेरे हिसाब से कोई 100 मीटर की लंबाई पे हो, तो इतना बड़ा पैर। तो दोस्तों, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ दिस सुजान टॉक शो। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं माइथोलॉजी एंड एलियंस के बारे में। एंड आज के हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वैभव मल्होत्रा भाई। ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं माइथोलॉजी एंड एलियंस के बारे में। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वैभव भाई फॉर माय कमिंग ऑन प्लेजर यार, सुजान माय टॉक शो। प्लेजर। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड वीडियो का बेस्ट पार्ट ज़रूर कमेंट करें। तो वैभव भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपका इंटरेस्ट कैसे बिल्टअप हुआ कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करूँ। यार, ये जो मेरा इंटरेस्ट है ना, एलियंस ये या माइथोलॉजी। ये इंटरेस्ट बहुत पुराना है। और ये शुरू, मैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन दुबई। ठीक है, मेरा जन्म दुबई में हुआ, शुरू के काफ़ी साल वहाँ मैं रहा। और जिस घर में मैं रहता था, वो बेसिकली वो बिल्डिंग हॉन्टेड थी। कुछ साल जहाँ पे हम रहे, वो तो मेरा इन चीज़ों से जो क्या बोलते हैं वास्ता हुआ, जो एक मुलाकात हुई, वो यंग एज में हुई। तो जब बहुत यंग एज में आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स हो जाएं, डर एक लेवल तक आप देख लो, तो अक्सर उसके दो रिजल्ट्स होते हैं। या तो आदमी बहुत डरपोक हो जाता है उसके बाद, या वो और उसका डर खत्म हो जाता है और वो और जानना चाहता है। मेरे साथ ये हुआ। अच्छा। प्लस एलियंस में मेरा इंटरेस्ट, आई थिंक इसमें मेरे जो बड़े भाई हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज उनका बहुत इंटरेस्ट रहता था। मैं छोटा था तो उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत मज़ा आता था। तो बहुत यंग एज में ही, मेरे ख्याल है 7-8 साल का होऊंगा, तब से मेरे दिमाग में उनकी वजह से ये था कि अरे यार, हाँ, पॉसिबिलिटी तो है कि इतना विशाल यूनिवर्स है, अगर हम सोचे कि सिर्फ हम ही हैं तो ये वर्क नहीं करता। तो तब से बचपन से मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में बहुत रहा है। इनफैक्ट मुझे कभी भी याद है, मैं और मेरे भाई, हम लोग तो रात को टेरेस पे जाके लेट जाया करते थे, ऊपर देख रहे हैं, इस उम्मीद में कि हो सकता है रात को कोई यूएफओ दिख जाए। तो ये तब से मेरा इंटरेस्ट बना हुआ है। एंड वैभव भाई, आपने काफ़ी ज़्यादा एलियंस के बारे में रिसर्च करी है, तो थोड़ा उसके बारे में कुछ ऑडियंस को फैक्ट्स वगैरह बताओ सर एलियंस के देखिए, बारे में। एलियंस तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि हम एक नहीं, हम 100 पॉडकास्ट खींच लें उस पर। राइट। बट देखो, मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हम ही हम हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, तो फिर ये हमारी सोच बहुत लिमिटेड रह जाती है। ठीक है। और अब तो ये चीज़ें बदल गई हैं। अब तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आ गया है, प्रूफ्स मिलने शुरू हो गए हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ के बियॉन्ड भी। और जब मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ तो मे बी ऐसी इंसान नहीं, उससे भी ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट बीइंग्स आज एग्जिस्ट करते हैं। और वो शायद इतने एडवांस है हमसे कि वो सिर्फ है नहीं, वो ट्रैवल तक करते हैं। उनके पास वो साइंस है कि वो ट्रैवल करके
अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली शायद अर्थ पे भी आके देखते हो कि ये हम कहाँ तक पहुंचे हैं, इंसान की कितनी तरक्की हुई है। क्योंकि यार अब मुझे नहीं पता, अगर आपको ये सुना होगा आपने, एक बूगा स्पेयर बूगा स्फीयर कुछ दिन पहले बहुत फेमस हुआ, ठीक है। अब वो फेमस इसलिए हुआ क्योंकि वो लोगों के हाथ लग गया। तो बूगा स्पेयर बेसिकली एक छोटा सा आयरन का बॉल जो बूगा नाम की जगह कोलंबिया में, वहां लोगों ने उड़ता हुआ देखा गया, और वो कुछ किसी रीजन से वो क्रैश हो गया तो उसको पकड़ लिया। अब जब पकड़ा तो साइंटिस्ट ने, उसके बहुत वीडियोस वायरल हुए थे कि उसके आगे वो लोग शंख बजा रहे हैं तो वो वाइब्रेट कर रहा है, गायत्री मंत्र पढ़े तो वो वाइब्रेट किया। पहले मुझे लगा एआई है, लेकिन मैंने कंफर्म किया वो वीडियोस एआई नहीं है, फेक नहीं है, वो हुआ। अब लोगों को लगा कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, फर्स्ट टाइम हाथ में आया। नहीं तो आप लास्ट ईयर का अगर एक वीडियो है, यूएस आर्मी ने, और ये ऑफिशियल वीडियो है, ये उधर की आई थिंक एबीसी जो बहुत बड़ा उधर का न्यूज़ चैनल है, उनके शायद 90 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, उनके चैनल पे उन्होंने दिखाया कि यूएस आर्मी ने वहाँ के कांग्रेसमैन के सामने यूएस के एक वीडियो रखी और बताया कि गल्फ में, मतलब यमन के एरिया में, उनको एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला, ये लास्ट ईयर की बात है, उनके रडार्स ने कैच किया कि कोई एक गोल सा ऑब्जेक्ट है जो बहुत तेजी से घूम रहा है। अच्छा, इसका वीडियो है, आप जरूर चलाना साथ में इसमें, बिल्कुल ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जा रहा है बड़ी तेजी से, पहले इनके एयरक्राफ्ट जो हैं वो फॉलो करते हैं उसको, लेकिन वो बहुत तेज है, उसको ये लोग रडार से ट्रैक कर रहे हैं, वो फुटेज है कि वो चीज़ कोई जा रही है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग तब हो जाता है जब ये उस पर मिसाइल अटैक करते हैं। वो वीडियो है कि मिसाइल आई, उसको हिट की, वो इतना एक फुटबॉल के साइज का है वो। आप इमेजिन करो, यूएस की मिसाइल एक ऑब्जेक्ट को हिट करती है और वो मिसाइल ड्रॉप हो जाती है नीचे, उसको कुछ नहीं होता। ये क्या टेक्नोलॉजी है। एंड देन उसके बाद वो तेज़ी से जाता है और पानी में, वहाँ समुंदर है, उसके अंदर वो गायब हो जाता है। ये फुटेज है, और सिर्फ फुटेज नहीं है, ये फुटेज एक्सप्लेन कर रहे हैं आर्मी वाले कांग्रेसमैन के सामने। ये रिकॉर्डिंग है कि हमें कुछ ऐसा मिला जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि क्या है। फिर आता है इस साल आपको मिला बूगा स्पेयर, वो भी एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट, सिमिलर गोल सा, जो पहले घूम रहा था, समहाउ इनके हाथ लग गया, बिकॉज वो बोलते वो ना किसी तारों पे जाके लगा, जो वायर्स होती है ना, शायद शॉक सर्किट हुआ, क्या हुआ, आई हैव नो आइडिया, लेकिन वो मिला। अब 20-30 साल पहले भी, 20 साल भी नहीं, इनफैक्ट आई थिंक 50 साल पहले का एक ऐसा रिकॉर्डेड वो है कि बेट्स स्पेयर, उनका नाम, हाँ, बेट्स क्यों दिया उसका नाम, क्योंकि वो बेट्स फैमिली को मिला था उनके घर के पीछे। उनको आवाज़ आई, सडनली कुछ गिरा, तो बाहर आके देखा तो उनको लगा कि कुछ एक गोला जैसा पड़ा है। उनको शुरू में डाउट हुआ है तोप का गोला है, क्योंकि हीट थी आसपास, गर्म था, और 70s-80s में तोप वो चलती होती थी। उनको ये आइडिया हुआ है कहीं पे कुछ तो आया है, उनको नहीं मालूम है क्या है। वो लेके कुछ टाइम बाद उसको घर में चले गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, गोल बॉल है, रख दिया। एक हफ्ते तक वो पड़ा है, उन्होंने भूल गए उस बारे में, चलो कुछ मिला था देखते हैं। वो बंदा गिटार बजाने लगा, और जैसे ही वो गिटार बजा रहा था उसने वाइब्रेशन शुरू कर दी। एक हफ्ते बाद, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज भी है तो उसकी बैटरी कितनी देर चल सकती है, राइट? 2-4 घंटे, हाँ, 2-4 दिन। ये एक हफ्ते बाद, मतलब ये कोई ऐसी चीज है जो खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है अपने लिए, ये केपेबल है। यही बूगा स्पेयर के साथ हुआ। वो पकड़ा गया मार्च में, उसके आई थिंक जून के लेटेस्ट वीडियोस हैं जब वो शंख वंख बजा रहे हैं और वो वाइब्रेट कर रहा है। 3-3 महीने ये चीजें चल रही हैं बिना किसी फ्यूल के, बिना एनर्जी के, जो आउटर सोर्स कोई हो। तो ये लोगों का आई थिंक जो इसमें रुचि रखते हैं, उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि ये शायद कोई ऊपर ऐसे हैं, एलियंस हैं जो नजर रखे हुए हैं हम पे, सर्वेलेंस कर रहे हैं, और ये सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं इनकी। और अब एक और बात इसमें बहुत वो है ना, ये चीजें पता है ज्यादा कब नजर आने शुरू हो जाती हैं, जब ना वॉर का सिनेरियो बन रहा होता है। अभी करंट हालात आपको मालूम है, वो इजराइल और गल्फ में, तो वैसे कंट्रीज भी तो कर सकती हैं कुछ ऐसा, बट ये साइंस है किसके पास आज? अगर वो, जैसे हम आज ड्रोन तक पहुंचे हैं, आपके पास ऐसी किस कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो बिना पंखे के, ठीक है, कोई एक चीज को उड़ा के बता दे? स्पेसशिप्स हैं हमारे पास रॉकेट्स हैं हमारे पास, सबके पीछे साइंस है। या तो वो थ्रस्ट है, उसमें फायर के थ्रस्ट से ऊपर जाते हैं, या वही जो फैन का है कि तेज होता है, वो थ्रस्ट से आगे बढ़ते हैं। एक गोल चीज के अंदर जहां पे विजिबली कुछ नहीं है, वो कैसे उड़ाओगे? तो कर सकते थे, लेकिन कौन? और जो कंट्री सबसे ज्यादा केपेबल है करने में, हम सब जानते हैं, आई थिंक यूएस है। यूएस वही खुद बता रही है कि हमको मिला है कुछ ऐसा। वो क्यों बताएगी? तो बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं।
तो मेरे को ऐसा लगता है, देखो अब ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सब थ्योरीज हैं। जब तक आपको एग्जैक्ट रीज़न नहीं मालूम होगा, आप सिर्फ सोच सकते हो यार ये क्या है। तो मेरे को सिर्फ यही लगता है कि 100% जो ह्यूमन लाइफ अर्थ पे आई है, ये डायरेक्ट खुद से नहीं हुई है, एवोल्यूशन डायरेक्ट नहीं हुआ है, ये हम बसाए गए हैं। ठीक है, एक एक करके हमको बसाया गया है। और जिन सुपर बीइंग्स ने हमको रखा, मे बी वो सर्वेलेंस करते रहते हैं कि ठीक है, नहीं है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब जब हम इंसान वॉर की तरफ बढ़ते हैं, डिस्ट्रक्शन की तरफ, तब ये शायद ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि इससे पहले वो लाल बटन दब जाए न्यूक्लियर वाला, बेड़ा गर्क हो जाए, ये शायद ये एक्टिव हो जाते हैं कि भाई कुछ हो तो हम इंटरवीन करें। तो मैं इसलिए ये नोन फैक्ट है, जब जब वॉर के सिनेरियो बने हैं तब तब ये चीज़ें ज़्यादा विजिबल हुई हैं। एंड भाई ये जो एलियंस हैं ह्यूमन से ज़्यादा इन्हेंस्ड हैं कि वो कभी भी हमारे प्लेनेट पर आ सकते हैं। 100% ना। देखो यार, ह्यूमन हिस्ट्री कितने साल पुरानी है आपको मालूम है? हम बोलते हैं 2000, 3000, 4000 साल पहले जो सिविलाइजेशंस मिल रही हैं उन्हीं को लेके हम बता सकते हैं, ठीक है, कि इतने हज़ार साल पहले तक। उससे पहले तो बोलते हैं हम एप्स थे, डेवलप हो रहे थे। मे बी अगर आप शायद 10,000 साल पहले तो हम स्टोन एज में थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो स्टोन एज में तो हम केव्स में रहते थे। 10,000 साल पहले हमारे अर्थ की एज आई थिंक 4.5 बिलियन ईयर्स है। बिलियन में 10,000 क्या होता है? एक आंख बंद करना जितना। तो क्या उससे पहले कोई और कहीं पे कुछ नहीं? और अर्थ की एज जितनी है, यूनिवर्स की एज देखने जाओगे वो तो आई थिंक इनटू 100 है। तब से ये ब्रह्मांड बना हुआ है। और अगर आप सोचते हो कि नहीं, वो शुरू के इतने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर ऐसे ही थे, ये कुछ साल पहले लाइफ आई है, तो हमें फिर नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अभी हम भी पिछले 100-200 साल में कितना ग्रो किए हैं टेक्नोलॉजिकली, राइट? पूरे ह्यूमन हिस्ट्री आप उठा लो 10,000 साल की, और लास्ट के 200 साल, 200 भी नहीं, 100 साल उठाओ सिर्फ, क्या ग्रोथ हुई है। तो 100% ऐसी बहुत सी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती होंगी जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, और वो एट विल ट्रैवल कर पाते होंगे। हम भी तो यार आगे बढ़ ही रहे हैं ना, सब कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट कि स्पीड ऑफ लाइट अचीव हो जाए, बिकॉज आपका ट्रैवल टाइम फिर तो यूं आप कहीं भी पहुंच जाओगे। आज हमने वो अचीव नहीं किया है, फिर भी हम मार्स तक पहुंच गए, लैंडेड है मार्स पे। तो इट्स हाईली पॉसिबल। प्लस देखो ना, ये सिर्फ उतना नहीं है। अगर आप हमारे ग्रंथों को देखते हैं, ठीक है, तो उसमें देवताओं का जिक्र है कि देवता अपने अपने लोक से आए, ठीक है, पृथ्वी पे ह्यूमंस की मदद करने। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा साइंटिफिक लो, लोक हो गया प्लैनेट, ठीक है, देवता हो गए हमसे ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट बीइंग्स, वो आए हमारी मदद करने। एलियन इन ट्रैवल हुआ इंसानों को ग्रो करने के लिए। होता क्या है ना, फिल्मों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मूवीज की वजह से एलियंस एक नेगेटिव लाइट में आ गए हैं कि अगर एलियन आएंगे वो तो इन्वेजन ही करेंगे, उनको तो अर्थ ही चाहिए। भाई नहीं, जो आपसे इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसको आप में क्या इंटरेस्ट होगा? आज आपको एक जानवर हमारे सामने जो घूमते हैं उसमें क्या इंटरेस्ट है? आप आगे, अरे डॉग आ गया, प्यार कर लिया, ठीक है। क्या आप डॉग बनना चाहोगे? क्या आप डॉग का खाना लेना चाहोगे? भैया वो हमसे बहुत आगे है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ मूवीज ने एक क्रिएट कर दिया है कि नहीं एलियन आएंगे एक दिन और पृथ्वी को उड़ा के चले जाएंगे। भाई मेरा मानना थोड़ा अलग है। मेरे को तो लगता है कि ये कुछ सुपर बीइंग्स की वजह से हम प्रोटेक्टेड हैं और हम ग्रो कर पा रहे हैं। एंड भाई अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपकी एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी अंजनेरी पर्वत के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में कुछ आप ऑडियंस को एक्सप्लेन करो। देखो यार, अंजनेरी पर्वत बेसिकली हनुमान जी का बर्थ प्लेस ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब इसमें ना कन्फ्यूजन है। एक अंजनेरी पर्वत है नासिक में, महाराष्ट्र में, जहाँ मैं जाता हूँ, जिसकी मैंने जिक्र की थी, और सिमिलरली एक है कर्नाटका में, ठीक है। वो वहाँ भी क्लेम किया जाता है कि वो है उनका बर्थ प्लेस। तो यार ये अब मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है बताना कि हनुमान जी ने कब और कौन से पहाड़ पे जन्म लिया होगा।
बट बिकॉज मैं वहाँ जाता हूँ तो उधर उन लोगों ने लिख रखा है हनुमान जी का जन्म स्थान नासिक में। तो मैं इसलिए मैंने अपने पुराने वीडियोस में बोला कि उसको बर्थ प्लेस बोलते हैं। उसका एक रीज़न है क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है। अगर आप वहाँ के गांव वालों से पूछोगे तो वो बोलते हैं हाँ यहाँ जन्म हुआ था। और उसका नाम भी अंजनेरी मतलब उनकी मदर के नाम पे, हनुमान जी की मदर के नाम पे। तो बहुत स्पिरिचुअल जगह है, बहुत बहुत रहस्यमय जगह है। ठीक है, उधर वो पहाड़ है, थोड़ा टफ है वहाँ पे चढ़ना, जाना उस स्पॉट तक। लेकिन एक बार आप पहाड़ पे ऊपर चले जाओ ना तो उधर गुफाएं हैं 2-3 बड़ी रहस्यमय। फिर जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है वो उधर ना एक एक तालाब है ऊपर। ठीक है, वो पहाड़ है पूरा और एक स्पॉट बहुत हरा भरा है क्योंकि वहाँ पे एक तालाब है। अब जहाँ पानी होता है फिर उधर पेड़ पौधे वगैरह उस स्पॉट में आ जाते हैं। अदरवाइज बाकी पहाड़ जो है वो बारिशों में हरा भरा हो जाता है और गर्मियों में एकदम डेजर्टेड हो जाता है। लेकिन वो स्पॉट है और वहाँ पे फिर एक आश्रम है बहुत पुराना, बहुत मतलब मैंने जब उधर बाबा जी जो रहते हैं उनसे पूछा, मैंने वो बोलते हैं यार अभी हम सदियों दर सदियाँ यहाँ पे आते बसे हुए हैं, आश्रम बसा हुआ है। मतलब आश्रम कोई बड़ा ऐसे कंस्ट्रक्टेड वो नहीं है, जैसे एक कुटिया है। ठीक है, थोड़े से अभी अभी आजकल उन्होंने 1-2 रूम और बना दिए हैं भक्तों ने आके उनके लिए। बट जो मैंने देखा है पिछले 10-15 साल से, वो छोटा सा एक हट जैसा था जिसमें वो बैठ के अपनी तपस्या कर रहे होते हैं, वहीं रह रहे होते हैं। तो उधर बाजू में है क्या तालाब। तो जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गया तो बिकॉज वो चढ़ाई बहुत टफ है, ऊपर से गर्मी। तो जब आप थक गए हो और आपको गर्मी लग रही है और तालाब दिख जाए, पहली चीज़ क्या करते हो? कूदते हो उसमें। तो मैं गया, नहाया, बहुत मज़ा आया। तो उसी दौरान मैं तालाब में जब नहा रहा था, एक लोकल बच्चा था, वो गाइड बना हुआ था किसी आदमी को बता रहा था। तो वो उसको समझाए कि ये ना हनुमान जी का पैर है। तो मैंने एक से पूछा क्या बोल रहा है? बोलते नहीं वो ये ना जहाँ जो तालाब है ना, ये हनुमान जी के पैर से बना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे दिमाग में पहला ये आया कि अभी बोल देते हैं लोग कुछ भी। ठीक है, तो मैं बोला चलो ठीक है, होगा। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको सीरियसली भी नहीं लिया। ठीक है, तो फिर आगे गए, आश्रम गया। अब वो ना पहाड़ ऐसे पहले एक है, इधर आश्रम है, फिर उसके ऊपर एक और ऐसे है। तो आप और चढ़ाई करके ऊपर जाते हो तो उनका वो है एक और टॉप पे मंदिर है, वो हनुमान जी का मंदिर बोला जाता है कि जन्म स्थान और ऐसा उसमें है। तो आइडिया यही था कि नहा के चलो ऊपर चलते हैं। तो जब मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, एक स्पॉट आया कि आप देखते हो ना क्यूरियोसिटी से कि कितनी हाइट पे हूँ मैंने पलट के देखा और मैं वहाँ फ्रीज हो गया। मैं हैरान हो गया। नीचे जो तालाब था ना सर, उसकी एक्चुअल जो शेप है ना वो पैर के जैसी है। अगर आप गीली मिट्टी में अपना पैर रखोगे, लेफ्ट लेग, हमारे पैर की एक शेप होती है ना, आगे से ऐसे, पीछे से एड़ी ऐसे, वो तालाब की एक्चुअली शेप ऐसी है। आपके पैर के इंप्रेशन से अगर एक धरती दब जाए और उस पर अगर पानी आ जाए थोड़ा, तो कैसे लगेगा वो? फर्क इतना है कि हमारा पैर इतना होता है, वो तालाब है मेरे हिसाब से कोई 100 मीटर की लंबाई पे होगा। तो इतना बड़ा पैर, अब ये मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि भाई ये तो लग रहा है कुछ, लेकिन इतना विशाल, ये कैसे पॉसिबल है? तो फिर मैं वापस आश्रम में गया। बाबू जी को मालूम होगा जो यहाँ रह रहे हैं, जिनकी जो जनरेशन जब चल रही है। तो मैंने उनसे पूछा, वो बोले कि एक बार हनुमान जी ने अपना बहुत विशाल रूप बनाया था। ठीक है, उनके पास शक्ति थी, वो छोटे भी हो जाते थे, वो बड़े भी हो जाते थे, राइट। तो बोलते एक, और ये बोला जाता है उनके हिसाब से, उन्होंने बोला कि जब उन्होंने छलांग लगाई थी ना, बोलते ना उसमें एक इंसिडेंट है कि सूरज को टॉफी समझ के खा गए थे। तो बोलते जब उन्होंने छलांग लगाई थी तो ये स्पॉट से लगाई, तो पहले उन्होंने अपना वो विशाल रूप बनाया। तो जब वो बड़े हुए तो आप इमेजिन करो, अगर किसी एक चीज का पैर 100 मीटर है अंदाजन, तो उसकी हाइट क्या? हाइट बहुत बड़ी। हमारे 8-9 इंच हमारा पैर का साइज होता है और 5 फुट 9 इंच 5 फुट 10 इंच हाइट हो जाती है। उस सिनेरियो में तो 1 किलोमीटर ऊपर निकल गए होंगे, ज्यादा ही उससे। तो फिर मैंने एकदम से काउंटर क्वेश्चन किया उनको, मैंने यार पैर तो हनुमान जी के 2 थे, तो ये दूसरा फुट का निशान किधर है? तो उनका जवाब बहुत इंप्रेसिव था।
उन्होंने बोला कभी आपने हनुमान जी का वो फोटोज़ देखी हैं मैक्सिमम कैसे होती हैं? बोला कैसे? बोला हमेशा उनका एक पैर ऐसे होता है और दूसरा वो नी पे होते हैं। हमेशा उनकी फोटोज़ जो ऐसे वाली भी हैं, हाँ, पैर हाँ, सीधा है और दूसरी नी है। तो फिर मुझे वो बोलते हैं ऊपर पहाड़ देख। मैंने आपको बताया ना ऊपर भी पहाड़ है। वो पहाड़ ऊपर से है फ्लैट, एकदम जैसे दबा दिया गया हो कुछ चीज़ ऐसे ऐसे, अगर आप उसको दबाओ तो कैसे ऐसे हो जाएगा। तो उनका उस पोजीशन में वो वैसा था। तो जब आप ये देखोगे तो आपको लगता है अरे भाई, अगर ये सिर्फ एक कहानी भी है ना तो भी उससे मैचिंग बहुत चीज़ें हो जा रही हैं। वो सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है मेरे को उधर। अब ये तो हो गया पैर का उनका। फिर एक उधर बाजू में गुफा है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप वो शॉट्स ले लेना। बहुत क्रेजी है वो भी। उधर बीच में हर साल बोलते हैं तकरीबन 2-3 महीने तक आप उस गुफा के अंदर नहीं जा सकते चाहते हुए भी। सुबह कुछ आई थिंक 6 बजे से लेकर रात के शायद 10-11 बजे तक कुछ ऐसा टाइमिंग है, मैं टाइमिंग भूल रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि आप अंदर चाह के भी नहीं जा सकते। तो मुझे जब पता चला मिला ऐसा क्यों नहीं जा सकता, मेरी मर्जी मैं किधर भी घुस जाऊँ। तो जैसे ही मैंने पैर रखा अंदर, अब यकीन मानिए लाखों मक्खियाँ, एक मक्खी आए भिन भिन करे हम ऐसे हो जाते हैं, वो लाखों मक्खियाँ आती हैं ज़ूफ आपके ऊपर। आपका पहला रिएक्शन है भागो। कितना भी आप सोच लो नहीं नहीं मैं आंख बंद करके घुस जाऊंगा ये वो, अरे नहीं, अगर आपको लगने लगे आप क्या करोगे? मधुमक्खियाँ नहीं, नॉर्मल मक्खियाँ। तो फिर मैंने पूछा उधर लोकल से कि यार ये कहानी क्या है? तो बोले सर ऐसा है कि उनके हिसाब से कि हर साल तकरीबन 2 से 3 महीने वो बोलते देवता आते हैं यहाँ पूजा करने, और जब तक वो देवता अंदर होते हैं कोई अंदर आ नहीं सकता। वो गुफा ना थोड़ी बड़ी है, उसमें 2 कमरे हैं। एक कमरा है जहाँ पे मक्खियाँ हैं, उसके अंदर एक छोटा कमरा है जहाँ बैठने की जगह है, और वहाँ ना कुछ कार्विंग्स हैं भगवान की। तो बोलते हैं पूजा अंदर होती है। तो ये बहुत शॉकिंग, और ये मैंने देखा। फिर मैंने क्या किया, मैं रात को मैंने पूछा कब तक मक्खियाँ रहते हैं? वो बोलते हैं 8-9-10 बजे चली जाती हैं। अब मैं बोला, मेरे को लगा ये गलत है, आएंगी तो अंदर ही रहेंगी ना, कहीं चली थोड़ी जाएंगी। मैं गया रात को, एक मक्खी नहीं। मैंने अंदर जाके शूट किया, वीडियो निकाला। तो ये वो पहाड़ में बहुत सी रहस्यमय चीज़ें हैं। एंड आप एक मिलिट्री वाला इंसिडेंट भी बता रहे थे, ये अन्नेरी पर्वत से ये मुझे, हाँ, रिलेटेड ही। बिकॉज वो ये भी मुझे वहाँ के जो बाबा जी उन्होंने बताया कि एक टाइम पे उस पहाड़ पे मिलिट्री अपना एक कैंप सेट करना चाहती थी, आर्मी कैंप सेट करना चाहते थे अपना। तो अगर आप जाओ ना वहाँ पे तो बीच बीच में ना रेलिंग्स लगी हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि कभी ना कभी वहाँ काम हुआ है, कुछ रास्ता बन रहा होगा। तो उधर के जो बाबा जी उन्होंने बताया मेरे को कि एक टाइम पे मिलिट्री यहाँ पे अपना बेस करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ अड़चने आई जा रही थी। लेकिन वो मिलिट्री, ये लोग तो हार मानते नहीं हैं, राइट? वो तो जो है ठान लिया कर दें। तो शायद उधर के पहले कुछ गांव वालों ने भी ऑब्जेक्ट किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ये हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और रास्ते की जगह है तो ये पहाड़। सेकेंडली वो बोलते हैं कि जब बहुत रोज़ कुछ ना कुछ हो जाए कि सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं, फिर एक दिन जो मेन जिनके पास ये वो कमांड था, जो ये पूरा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे थे, बोलते उनको ड्रीम में अंजनी माता आई, जो उधर की मेन देवी जिनको बोलते हैं। उन्होंने उनको बोला कि यार ये नहीं, ये जगह आप इसको अवॉइड करो। और फिर अभी देखो ये बहुत, उन्होंने तो बड़े आराम से बोल दिया। अभी आर्मी में ऐसा तो होता नहीं है कि कोई आया बोल दिया और निकल, वो तो इन चीज़ों में मानते भी नहीं है। बट ये ज़रूर आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत चीज़ों को कंसिडर किया होगा, लोगों की आस्था को कंसिडर किया होगा, प्लस ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, प्लस किसी ने बोला उनको ड्रीम में भी आ रहा है कि मत करो। तो आई थिंक फिर उन्होंने कलेक्टिवली डिसीजन लिया एक कि चलो इसको छोड़ देते हैं। तो फिर वो काम वहीं रुक गया, और वो पता चलता है आज भी कि रेलिंग्स वेलिंग्स बीच में लगी हुई हैं। एंड भाई जो ये सीक्रेट सोसाइटीज़ वगैरह हैं, इल्यूमिनाटी वगैरह, ये भी क्या एलियंस से कनेक्टेड हैं वैसे? और हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अभी देखो इल्यूमिनाटी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ये एग्जिस्ट करते भी हैं नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। एलियंस के तो फिर भी प्रूफ्स हैं, आज आपको फुटेजेस मिल जाएंगी। ये इल्यूमिनाटी का तो सिर्फ थ्योरीज ही हैं। कोई आपको ये नहीं मिलेगा आके बोलेगा कि मैं उसका मेंबर हूँ। हम लोग क्लेम कर देते हैं कि लगता है ये उसका मेंबर है। बहुत फर्क पड़ जाता है ना। कोई चीज़ जिसके आपको प्रूफ्स दिख रहे हैं, एलियंस के होने के, एग्जिस्टेंस के बहुत से प्रूफ्स हैं आज।
इल्यूमिनाटी के कोई प्रूफ एज सच नहीं है, थ्योरीज बहुत है। तो होने को वो ये पॉसिबिलिटीज, एंडलेस पॉसिबिलिटी, हो सकता है नहीं है। एंड अभी ऑफ द कैमरा आप मून पर जाने के मिशन का कुछ बता रहे थे, वो कुछ मिशन था तो हाँ वो यार देखो, बताओ मैंने उस थोड़ा। पर वीडियो भी किया हुआ हाँ है, जी, हाँ जी, ठीक है। अब ना बहुत मिक्स से रिएक्शंस हैं, हाँ जी। और वही है ना, देखो कुछ चीज़ों को प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब तक वो आपके पास उसके फिजिकल प्रूफ ना हो। बट मेरे को याद है अराउंड 2007-2008 में ना मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे। मैंने आपको बताया मुझे तो बचपन से एलियंस वगैरह में मैं यूट्यूब पे देखता रहता था। तो उस वीडियो में बहुत शॉकिंग विजुअल्स थे, बहुत शॉकिंग कहानी मुझे पता चली। मून पे मिशंस गए हुए हैं इन लोगों ने एक्सप्लोर करने के लिए, अपोलो 11, 12, 13, 14। तो ऐसे ही अपोलो 17 लास्ट मिशन था, 18, 19, 20 बोलते हैं प्लान में था, बट उसको उन्होंने यूएस गवर्नमेंट ने एक दिन अचानक आके बोला कि बस जितना मून एक्सप्लोर करना था कर लिया। बट उस वीडियो में ये क्लेम किया गया कि नहीं, 18, 19, 20 भी गया था, लेकिन लोगों से छुपाया इसलिए बोलते क्योंकि उधर लोगों को कुछ ऐसा मिला हमारे एस्ट्रोनॉट्स को जो बहुत शॉकिंग था। अब उस फुटेज में तो दिखाया गया है कि एक हमारा मिशन अपोलो 20 ऊपर गया है, और वो अकेला सिर्फ यूएस नहीं है, वो यूएस और यूएसएसआर रशिया ने मिल के किया, जबकि वो दोनों दुश्मन थे। दोनों की होड़ लगी थी आगे बढ़ने की उस टाइम पे, बट बिकॉज दोनों को पता था ऊपर कुछ है, तो ये एक मिशन उन्होंने साथ में प्लान किया। ऊपर गए, ऊपर उनको 2000 साल पुराना स्पेसशिप मिला। जब वो स्पेसशिप के अंदर गए हैं, उनको उधर एक बॉडी मिली, बॉडी का फुटेज है, तो वो बहुत फैसिनेटिंग हो गया। और वो बॉडी आप देखोगे ना, वो देखने में ह्यूमन जैसी है, बट उसके यहाँ पे एक जैसे थर्ड आई होती है ना, उस तरह का कुछ है। अब मेरे को इतना याद है कि ये 2007 में बहुत वीडियोस थी इसकी यूट्यूब पे, क्योंकि जब आप एक वीडियो देखते हो तो आपको और मजा आता है, आप सोचते हो और किधर है और क्यों। मेरे को मालूम, मैंने बहुत देखी। तो फिर उसके 4-5 साल बाद मेरे दिमाग में वापस आया, चलो देखता हूँ उसके आगे कुछ हुआ क्या, या उन बॉडीज़ का क्या हुआ क्या नहीं। उसके उस वीडियो में क्लेम किया गया कि वो बॉडी वापस लाई गई थी अर्थ पे। तो मैं श्योर था कुछ अभी और न्यूज़ बनी होगी। तो तब मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे एक वीडियो नहीं मिल रहा है। मैं हैरान हो गया, मतलब यार इतने चैनल्स ने डाल रखा था। फिर वो बात निकल गई। तो अब जब मैंने वापस कंटेंट बनाना शुरू किया तो मेरे को याद आया, मेरा चलो देखते हैं अगर कुछ मिलता है। तो फाइनली मुझे एक चैनल मिला जिस पे एक वीडियो थी, उससे फुटेज लेके मैंने बनाया। देखो फिर वही है, कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि हुआ ये, बोलते हैं जब बहुत इसके बारे में आने लगा तो सवाल पूछे जाते हैं नासा से भी कि ये हमसे छुपाया क्यों गया। तो उन्होंने क्लेम किया, एक डायरेक्टर सामने आके बोला उस टाइम पे कि नहीं नहीं, ये नासा सा कुछ नहीं है, मैं एक पिक्चर बना रहा था, ये उसकी डमी है। तो उससे पूछा पिक्चर कहाँ है, बोलता नहीं फिर हमने नहीं बनाई। तो बहुत लोगों ने बोला कि ये कवर अप स्टोरी है। अब आप कोई आके बोल दे अभी पिक्चर बनाया था, तो अपने आप ही पूरा जो हाइप क्रिएट हुआ खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। बट ये भी बोला जाता है कि अक्सर ऐसा ही होता है, जब कोई चीज़ इनके सामने आने लगती है, लोगों के सामने, जो ये नहीं चाहते कि आए, तो कोई ना कोई कवर अप ऐसा ही होता है जिसके बाद वो पूरी हाइप जो है वो क्रैश हो जाती है। तो इस केस में भी पॉसिबिलिटी है कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ। क्योंकि मैंने जो चैनल शुरू किया ना, वो बेसिकली आज भी मेरा चैनल डेडिकेटेड हॉन्टेड के लिए है। एलियन का कंटेंट तो मैंने बीच बीच में एक आधा डाल दिया कि चलो ये पता चला है, लेकिन मेरा जो ज़्यादा होता है वो यही है कि मैं रियल लोकेशंस पे जाता हूँ जिसके बारे में लोग बोलते हैं, और वहाँ पे रात बिताता हूँ। अंटार्कटिका में भी अभी कुछ पिरामिड्स की न्यूज़ वायरल हुई थी, वो बताओ। हाँ यार, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। अभी आपको पता है अंटार्कटिका अर्थ का सबसे ज़्यादा फ्रोज़न एरिया है। वहाँ एवरेज टेम्परेचर ही -45 डिग्रीज रहता है, -45। तो ह्यूमन लाइफ वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि पन पे बढ़े। हाँ, वो कुछ साइंटिस्ट वहाँ रहते हैं, लेकिन उन्होंने बेसिस बनाए हैं अपने, कि एक कंडीशन बनाई है कि वहाँ पे रिसर्च वगैरह कर पाए। अदरवाइज वहाँ पे ह्यूमंस के लिए रहना पॉसिबल नहीं है। बट वो न्यूज़ बड़ी अच्छी आई थी, वो किसी सैटेलाइट ने फ़ोटो ली ऊपर से रैंडम, तो उनको ना एक पिरामिड दिखा। वो वीडियो है, आप देखना। वो एक्चुअली में वो पहाड़ नहीं है, वो एक पिरामिड है, और उसकी जो शेप है ना वो एग्जैक्टली ऐसा है जैसे किसी ने बनाया हो। क्योंकि नेचुरल फॉर्मेशन अगर कुछ हो तो वो सिमेट्रिकल नहीं होती। अगर एक तरफ से 1 किलोमीटर है तो दूसरी तरफ वो 2.5 होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, कहीं ऐसे निकला होगा कहीं से बाहर। पिरामिड्स कैसे हैं, एकदम फ्लैट स्ट्रेट और चारों तरफ से इक्वल। ये चीज़ जो मिली है, जब इन्होंने उसका डायमेंशंस ऊपर से सैटेलाइट की फोटो से हेल्प से निकाले, तो पता चला एग्जैक्टली चारों साइड से 2 किलोमीटर है। तो पहली बात तो ये हो गई, ये जो भी चीज़ है ये ह्यूज है।
जिसका एक ही लेंथ 2 किलोमीटर है, तो 2 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा पिरामिड। तो बहुत उस पर भी रिसर्च चल रहा है, बहुत डिबेट हुई, क्योंकि वो फिर बहुत सवाल खड़े कर देता है कि यार ये इतनी बर्फ में किसने जाके बनाया, जहां लाइफ पनप नहीं सकती वहां पे ये बन कैसे गया। तो कुछ एक्सप्लेनेशंस ये बोलती हैं कि वो नेचुरल फॉर्मेशन है, कि वो अपने आप ही बना है, जो शायद पॉसिबल हो। चांसेस बहुत कम है कि इतना सिमेट्रिकल कि वो मतलब फिनिशिंग भी आ गई उसमें, नेचुरल, बहुत कम चांसेस हैं। बट एक एक्सप्लेनेशन ये बोलती है। लेकिन इस डिस्कवरी ने ना साइंटिस्ट को हिलाया। मैं बोला कि यार ये तो अब हम रीसेंट हिस्ट्री में देख रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन अगर क्या पता किसी एक टाइम पे, जैसे हमारे हम बोलते हैं अपने हिंदू धर्म में क्या युग आते हैं और जाते हैं, तो पॉसिबल है शायद किसी एक युग में यहाँ के टेम्परेचर्स अलग हों। तो उन्होंने क्या किया, एक रिसर्चर्स की टीम वहाँ पहुँची। उन्होंने अंटार्कटिका रीजन में जो समुंदर है उसके जितना वो उसके फ्लोर तक पहुँचे और वहाँ ड्रिल किया। ये पहली बार हुआ इतने सालों में। तो जब उन्होंने मशीन्स यूज़ करके ड्रिल किया, तो जब आप कुछ चीज़ अंदर ड्रिल करते हो तो अंदर की मिट्टी बाहर आती है। तो जो चीज़ें बाहर आई उन्होंने ये हक्के बक्के रह गए। बोलते हैं तकरीबन 40 से 50 किस्म के प्लांट्स उसमें से निकले, और ये वो प्लांट्स हैं जो पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट में, मतलब एक नॉर्मल रीजन में। तो बोले यार उधर तो ठंड इतनी ज़्यादा है, उस ठंड में कुछ थोड़ी वो ये प्लांट की स्पीसीज जो रहती हैं, लेकिन जो दबा हुआ है नीचे वो प्लांट्स हैं जो, इसका मतलब किसी एक टाइम पे वहाँ चीज़ें डिफरेंट थी। तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि शायद किसी युग में वहाँ लाइफ हो मतलब इंसान वहाँ बसे हुए हों, और वो अच्छी खासी एक सिविलाइजेशन हो उधर जो अब ढक गई बर्फ के अंदर, और वो ऐसी ढकी है कि अचानक से एक पिरामिड सामने आता है और सबको हिला देता है। तो ये जो मैंने लेटेस्ट मेरे को पता चला वो ये है अंटार्कटिका के बारे में। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में भी आप काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बनाते हो अपने चैनल। मेरा मेन ही वो है, एक्चुअली मैंने शुरू ही उससे किया था। थोड़ा कोई इंसिडेंट बताओ उसका आपके साथ हुआ हो। देखो यार मेरा ना मेरा चैनल का यूएसपी ये है मेन कि मैं लोग कहानियाँ बहुत बोलते हैं, है ना। मैक्सिमम लोग कहानियाँ बोल देते हैं, बड़ा आसान है ये बोलना भूत है उधर तो ऐसा है। तो मेरे को हमेशा से फैसिनेट करता था ना यार, ऐसा मतलब क्या सब जगह ही भूत होते हैं। न्यूज़ आप गूगल कर लो, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ये वो, तो फिर मेरे को बड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि यार जाता हूँ, हॉन्टेड है तो फिर सबके लिए हॉन्टेड होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जिसने लिखा है सिर्फ उसके लिए, बाकियों के लिए नहीं है। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना। तो फिर मेरा यूएसपी ये है, मैं जाता हूँ मोस्टली अकेले, कैमरा ले गए और उस जगह पे जाके बैठ गए, एक रात बिता लेता हूँ और जो होता है वो रिकॉर्ड करता हूँ और बोलता हूँ। तो उस प्रोसेस में मेरे को ये पता चला कि यार 99% ये जो कहानियाँ हैं ये सिर्फ फेक हैं। आदत है हम लोगों की, इंसानों की, कि कोई चीज़ बंद देख ली इधर तो भूत है, कोई बिल्डिंग में बड़ी देर से कोई नहीं रह रहा इधर तो भूत है। कितना आसान है ना कहानी बना देना। और अच्छा है चलो कहानी बन रही है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, अगर एंटरटेनमेंट हो रहा है तो हो रहा है। बट मेरा ये चैनल खोलने का मोटिव ही ये था कि सच जाना जाए। तो वो सच की तलाश में मैं जाता हूँ, और ऐसे तीन चार लोकेशंस हैं जिसके वीडियोस अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर मेरे चैनल पे देखें। उनमें से एक है जहाँ मेरे को फील हुई चीज़ें, जहाँ कुछ टेक्निकली भी मैंने पकड़ी। एक है आयशा विला लोनावला में, तो वो ज़रूर देखें। एक स्पॉट जो मेरे को याद आ रहा है वो है होलकर ब्रिज, ये पूना में है। वहाँ भी थोड़ा सा है ना एक डिफरेंट सा माहौल, कि मतलब आपको मालूम पड़ जाता है कि ये जगह नॉर्मल से अलग है। ठीक है, ये दो हैं। और अगर आप मुझे बोलें कि मेरी मेमोरी में कोई ऐसा कौन सा और किसमें था, बिकॉज होता क्या है यार, जब आप इतनी जगह जाते हो ना और जहाँ कुछ नहीं मिलता ना, तो फिर वो एक हैबिट से बन जाती है कि चलो ठीक है वीडियो बना लेते हैं, स्टोरी सुना देंगे वहाँ बैठ के। और तीसरा ना एक चर्च है जहाँ मैं गया लेटेस्ट, वो ज़रूर देखना। उधर भी कुछ बहुत अलग फील हुआ मुझे। तो ये 3-4 लोकेशन मेरे को एकदम दिमाग में आती हैं। बट अदरवाइज यार मैंने हॉन्टेड हॉस्पिटल्स, हॉन्टेड होटल्स, कब्रिस्तान,
और हॉन्टेड हाउस और हॉन्टेड बीचेस और मतलब जो आपको पढ़ा है आपने, मैं वहाँ गया हूँ, मैं रुका हूँ। तो मैं यहाँ जाने के बाद ये ज़रूर क्लेम कर सकता हूँ कि बहुत सी जगह एटलीस्ट 90% तो सर सिर्फ कहानियाँ हैं, सच नहीं है। तो कुछ इंसिडेंट बताओ आपके साथ हुआ हो किसी लोकेशन पे देखो इन्वेस्टिगेशन करते। सबसे ज़्यादा जो क्रेजी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है ये हुआ है आयशा विला में। लोनावला में एक घर है हम्म। वो जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है, ठीक है, और गूगल करो तो आ जाता है। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैं मुंबई में रहता हूँ, लोनावला ज़्यादा दूर है नहीं, तो मेरा जाना तो वहाँ बनता ही था। तो जब मैं उस घर में गया हूँ, मैं ना जहाँ भी जाता हूँ EMF मीटर यूज़ करता हूँ। EMF मीटर बेसिकली कहते हैं कि वो एनर्जी को डिटेक्ट कर लेता है अच्छा अच्छा। और रीडिंग्स देने लगता है। तो जो घर 50 साल से बंद पड़ा है, उधर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो है नहीं, और उधर एक यूनिक बात यह है कि वहाँ एक रोल्स रॉयस भी खड़ी है, रोल्स रॉयस, जो सड़ रही है। मतलब वो जिनका भी घर था वो एक टाइम पे इतने अमीर होंगे, और आज ऐसे ही। तो गूगल पे तो खैर लोगों ने हॉन्टेड रोल्स रॉयस भी लिखा हुआ है। तो मैं फैसिनेट हुआ, लोग किसी ने क्या क्या कहानी लिखी है, मैं फैसिनेट हुआ किसी ने क्या क्या कहानियाँ लिखी है। एक लिखता है कि वो रोल्स रॉयस हॉन्टेड है और रात को गायब हो जाती है, सुबह आ जाती है। तो मैं बहुत हंसा, मतलब यार कुछ भी लोग बोलते हैं, कुछ गायब वायब नहीं होती है। बट ये ज़रूर है कि मैं जब वहाँ गया तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे EMF मीटर पे रीडिंग्स आई। एक जगह जो बंद है, जहाँ कोई आदमी नहीं है, काफ़ी सालों से कोई गया नहीं, वहाँ वो जैसे अंदर जाता हूँ, मैं ऑन करता हूँ, टी 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 टी, वो ब्लिंक करता है। एक स्पॉट पे तो वो टोटल ब्लिंक करता है। वो वीडियो है, आप ज़रूर देखना। तो मेरा यही मानना है यार, बिकॉज ये बॉलीवुड ने ना भूतों को ना बहुत हाइप दे दी है कि वो तो डरावने ही दिखते हैं, है ना, वाइट साड़ी में ही दिखेंगे। एक्चुअल हॉन्टेड इंसिडेंट्स ऐसे नहीं होते। एक्चुअल जो रियल में जब कुछ होता है ना, तो मेरे को नहीं लगता आप कुछ देखोगे भी। वो सिर्फ एक प्रेजेंस होती है, और अगर वही फील हो जाए आदमी के लिए, उतना ही काफ़ी है, हाथ जोड़ के वहाँ से भागने के लिए। तो वो मुझे वहाँ ज़रूर फील हुआ। मैंने चेक किया 2-3 बार, वो ब्लिंक कर रही है। एक स्पॉट पे तो इतना तेज़ हुआ कि वो रेड लाइट टी 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 अपने आप ब्लिंक कर रही थी। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि अगर आप मेरे से पूछते हो कहाँ कुछ हुआ, तो वो है, वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको उसमें आइडिया होगा। बहुत बेसिक्स है, बिकॉज मैं कहीं भी जाके वो हाइप क्रिएट नहीं करता कि अरे इधर तो मिलेगा ये वो। मैं बोलता हूँ चलो देखते हैं मिलता है कि नहीं। वो एक है। दूसरा, होलकर बीच भी ज़रूर देखें वो वीडियो। उसमें भी एज सच कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन उसमें जो मेरे कैमरामैन और मतलब मेरे साथ ही वो वीडियोस पे, जब जहाँ मैं अकेला नहीं जाता वहाँ वो जाता है, निशाकांत पांडे नाम है उनका। तो उधर एक स्पॉट है जहाँ बोलते हैं कि वो ब्रिज के नीचे ये जगह थोड़ी हॉन्टेड है। तो वहीं मैं खड़ा हूँ, वहीं के बारे में बता रहा हूँ, EMF मीटर निकालता हूँ, उतने में एक डॉग आता है और रोना शुरू कर देता है उधर ब्रिज को देखकर। वो जैसे हाउल करते हैं ना वो लोग, तो आप थोड़ा ऐसा हो जाता है ना, रिकॉर्ड कर जल्दी से, यही तो मेन है। तो वो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद मैं बोलता हूँ चलो चलो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। उतने में वो निशाकांत वहाँ खड़े हो जाते हैं, फ्रीज हो गए। बोलता हूँ क्या हुआ? बोलते हैं सर मुझे कुछ टच करके गया। ये बात होगी रात के शायद 1:30 बजे के आसपास। हम 2 लोग खड़े हुए एक स्पॉट पे। वो बोलता है मुझे छू के गया है कोई। जब वो डॉग रोया उसकी इमीडिएटली बाद, तो शायद, अब देखो मेरे साथ नहीं हुआ वो, बट उनके साथ वही हुआ। और वो भी मेरे जैसे ही हैं, वो डरते नहीं हैं, चले जाते हैं किधर भी, जब भी हम मुझे जाना हो तो वो बंदे ने भी, उसको ही मालूम है बहुत जगह ऐसे होते हैं, लेकिन वो उससे बोला करता नहीं सर कुछ तो मुझे टच करके गया है। तो वो एक स्पॉट है जो मैं कह सकता हूँ शायद कुछ पैरानॉर्मल उधर है, होलकर ब्रिज पे। तो यहीं पर एंड करते हैं आज हाँ, के इस पॉडकास्ट को। बहुत मज़ा आया वैभव भाई आपसे बात मुझे करके, बात थैंक यू करने में सो बहुत, मच। अपनी स्टोरी सुनाने में आई मज़ा होप आया। कि आपको भी, सबको भी मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट को देखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और वैभव भाई के चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब करें। चलो, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच।